मैं एक विधवा औरत हूँ और मैं अपने बेटों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राघव, मेरा नया चश्मा बनवा दें। मुझे आजकल इसमें कुछ साफ नहीं दिखाई देता। मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ। ललिता जी ने अपने बड़े बेटे को कहा जो लगभग घर से निकलने को तैयार था। ओह माँ, आपको कितनी बार कहा है, जब भी घर से बाहर निकलूं तो पीछे से आवाज़ मत दिया करो। पर आप भी अपनी आदत से मजबूर हो और यही काम रात को बोल देती तो सुबह ये टोका टोकी तो नहीं होती। मैं तुझे पिछले सप्ताह भर से बोल रही हूँ। फिर दुकान के पास ही तो चश्मे वाला है, तुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। ललिता जी ने कहा, हाँ हाँ पता है, ज़्यादा सलाह मत दो। हाँ पता है मुझे, तुम मुझे हर वक्त सलाह मत दिया करें। सुबह सुबह मैं हूँ जो जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ। बाकी दोनों भाई तो आराम से आते हैं, फिर मैं ही हर काम क्यों करूँ। आपके दोनों बेटों को भी कुछ काम बोल दिया करें। और राघव दन दनाता हुआ चला गया। तभी उसकी पत्नी रजनी, सही तो है, आखिर हर काम ये ही क्यों करे, छोटा काम हो या बड़ा काम, इन्हीं की भागदौड़ होती है। सुबह सबसे पहले नींद खराब करते हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ आता। हमेशा की तरह सब सुनकर चुप रहने की बारी ललिता जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर बात का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी शोरगुल सुनकर मझला बेटा राकेश आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में हल्ला मचा रखा है। रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके आता हूँ मैं, और मुझे कोई अपनी नींद भी पूरी नहीं करने देता है। रात तक दुकान में खटे रहो और घर आकर भी चिक चिक सुनो। राकेश की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी रोहिणी बीच में ही बोल पड़ी, घर में किसी को मतलब नहीं है। अरे यही तो है जो रोज रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहकी संभालते हैं, और इन्हें ही सोने नहीं दिया जाता है। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज हल्ला मच जाता है। अपने छोटे बेटे से कहिए, जो देर तक सोया रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान पर काम छोड़कर आ जाता है। जो करता है वो ही मरता है। रोहिणी यह कहकर कमरे में चली गई। ललिता जी भौचक्की सी खड़ी रही। एक चश्मे के लिए इतना कुछ सुन लिया, यकीन नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये हश्र देखकर वो बहुत दुखी हो रही थी अपने बेटों के लालन पालन से, जो उन्हें आज ये सब सुनना पड़ रहा। माँ का जरा सा काम उनसे नहीं हो रहा, या वो इस काम को टालना चाह रहे हैं। तीनों एक दूसरे पर काम थोप कर खुद मुक्त हो रहे थे। वो ये सब सोच रही थी कि सबसे छोटा बेटा महेश भी उठकर आ जाता है। माँ आपको कितनी बार कहा है कि रोज रोज घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने भैया, बीच वाले भैया और मुझे सबको परेशान कर दिया। ये दोनों तो सिर्फ दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा हिसाब किताब माँ मैं ही करता हूँ। रात तक लगा रहता हूँ, मैं थक जाता हूँ और आपको इस चश्मे की पड़ी है। और वो हाथ से छीन कर चश्मा फेंक देता है। ललिता जी उसकी इस हरकत से परेशान हो जाती है। तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिर एक माँ को ये सब दिखाने के लिए भगवान अपने पास क्यों नहीं बुला लेता। तभी उसकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है। वो उन्हें देखकर और भी तेज रोने लगती है। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए, मुझ विधवा को भरे जमाने में अकेला छोड़ गए। रोते रोते उनकी आंख लग गई। तभी सबसे छोटी बहू दीपा आती है। ये लो, ये तो सोई पड़ी है, अब रसोई कौन बनाएगा, सबको भूख लगी है, इन्हें तो कोई काम है ही नहीं, पर हमें तो अपने बच्चों को संभालना पड़ता है, इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं। ललिता जी की नींद खुली और वो उठकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। तीनों बेटे उनके पति की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुएं घर पर बच्चों को देखती हैं
और उन्हें इस उम्र में भी रसोई देखनी होती है। इतने लोगों का खाना बनाना होता है, तभी बड़ी बहू रसोई में आती। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सुबह का सारा समय तो आपने नौटंकी करने में गंवा दिया। अब सबके खाने का समय हो गया है, थोड़ी देर बाद ये लोग भी दुकान से आ जाएंगे। ललिता जी ने खाना बना दिया। सब लोग आकर खाना खाकर चले गए। उन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिरी में खाना मिलता था। वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। दोपहर को वो पड़ोस के घर में भजन के लिए जा रही थी, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि कोई अच्छी साड़ी निकाल कर दे दे। 10 लोगों के बीच में जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। अरे तो मत जाओ, कौन कहता है इधर उधर जाओ। वैसे भी अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ी हैं घर में। सब्जियां साफ कर लो, मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और पढ़ाना भी है। साड़ी मेरे पास कोई नहीं है, अपने बेटों से मांगो, मैं थोड़े ना कमाने जाती हूँ। ललिता जी मन मार कर रह गई। उनकी ज़िंदगी नरक से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बहू बेटों की सुनो, फिर दिन भर घर के काम में लगे रहो। उनकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी। वो तो सोचा करती थी 3 बेटे हैं, बुढ़ापा आसानी से कटेगा, लेकिन वो गलत सोचती थी। उन्होंने ही अपने तीनों बेटों को लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया था। उनकी गलती पर भी उन्होंने कभी उन्हें नहीं डांटा। उन्हें इसके कारण आज वो बहुत परेशान हो रही थी। ललिता जी जब तक सुहागन थी, उनके घर में बड़ी चलती थी। पति रूपचंद की बड़ी सी कपड़े की दुकान थी, उसमें तरह तरह की साड़ियाँ मिलती थी। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए बेटे पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में ही एक एक करके जुड़ते रहे। और वही उनकी 3 मंजिला दुकान का बहुत बड़ा नाम था, और वहाँ पर मिलने वाली साड़ियाँ भी हर जगह जाती थी। ये बात अलग है कि उसके पति ने वो दुकान खोली थी। उन्हीं की पत्नी को आज साड़ी के लिए तरसना पड़ रहा था। पति रूपचंद की मौत के बाद तीनों बेटे उसी में जम गए थे और अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर माँ से दुर्व्यवहार करने लगे थे। एक दिन घर की घंटी बजी। रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कार्ड आया। सुनो जी, चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। और हाँ, मैं भी चलूँगी। सब ने आपसी सहमति की तो सब जाने को राजी हो गए। पर हम सब चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा? दुकान पर रघु को रख देंगे। वैसे भी रघु हमारा नौकर सब संभाल लेगा, और घर पर आपकी मम्मी रह लेंगी। ये तो विधवा है, भला शुभ काम में जाकर क्या करेंगी? सभी इंतज़ाम करके तीनों बहू बेटे और बच्चों समेत पारिवारिक सब शादी में चले गए। लता जी का भी मन था, आखिर वो जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही एक दूसरे से मिलना हो जाता। तीनों बहू बेटों के जाने के बाद अचानक एक दिन ललिता जी का भाई घर पर आया तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। ललिता जी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। कैसे बेटे हैं? माँ के लिए एक चश्मा तक नहीं बनवा सकते। घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी तक लाकर नहीं दे सकते। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जीजाजी के जाने के बाद ये कुछ महीनों में आपका क्या हाल हो गया? वैसे तो जीजाजी के नाम पर थी दुकान, तो उनके जाने के बाद ये दुकान आपकी होगी, तो आपने बेटों को उनकी मनमर्जी क्यों करने दी? भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं और ना ही मैंने इतना सोचा। मुझे कुछ पता भी नहीं। घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने तो कभी उन्हें खोलकर भी नहीं देखा। मन में यही बैठा था कि इनके जाने के बाद ये घर और दुकान दोनों बेटों की हो जाएगी, क्योंकि बेटे ही तो वारिस होते हैं। मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। जी, आप मुझे घर के और दुकान के कागजात दिखा सकती हैं। ललिता जी ने अपने पुराने बक्से से कुछ फाइलें निकाल कर भाई को दिखा दी, जो उन्होंने कभी खोलकर देखना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी भोली जीजी, महीनों से बेटे बहुओं के ताने सुन रही हो। खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी है। इन सब कागजों में साफ लिखा है कि जीजाजी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपने बेटे बहुओं को घर से निकाल भी सकती हो और दुकान की सारी कमाई भी आपके हिस्से में आ जाएगी। आपके जीते जी इन दोनों पर
आपके बेटों का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही ललिता जी का चेहरा तो खिल गया, उसमें नई सी जान आ गई। उसके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाई और वो चले गए। ललिता जी अब अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बाद सब सहपरिवार समेत शादी से लौट कर आए तो आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर ताले लगे थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए? सबके मन में यही सवाल था। तभी ललिता जी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, तुम सब शादी से आ गए? शादी कैसी रही? वो तो सब ठीक रही, पहले ये बताओ हमारे कमरों में ताले क्यों लगे हैं? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम तीनों के कमरे में मैंने ताले लगाए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों घर में नहीं रह सकते हो। अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कहीं और घर ढूंढ लो। माँ, बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारा घर है और हम ही कमरों पर ताला लगा कर रखा है। क्यों, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया? राघव चिल्लाने लगा। तभी राकेश भी बोला, माँ को पागल खाने भर्ती करवाना पड़ेगा। बहकी बहकी बात करने लगी है। छोटे वाला महेश भी बोला, माँ सुबह सुबह फिर से तमाशा शुरू कर दिया। कमरों की चाबी दे दो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर ले आऊँगा। ललिता जी चिल्लाकर बोली, तुम तीनों चुप करो। जरा भी माँ से बात करने की तमीज़ नहीं। ना तो मैं सठियाई गई हूँ, ना ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है, और ना ही कोई तमाशा खड़ा कर रही हूँ। ये घर मेरे नाम पर है और मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहती हूँ। तुम तीनों के पिताजी के जाने के बाद ये घर और दुकान दोनों की मालकिन मैं हूँ, और अब मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने लोग रहने के लिए इंतज़ाम अलग से कर लो, और दुकान पर मैंने नए बंदे रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुकान मेरे पति की थी और वो मेरे नाम पर कर कर गए हैं। माँ के मुंह से ये सब सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, आखिर माँ भी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। अब उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज़ बदल गई। राघव नरमाई से बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही बच्चों को कोई घर से निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकते हैं, पर माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। माँ, आपको हमारी किसी बात से दुख पहुँचा हो तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें। इतनी बड़ी सज़ा मत दे। अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? राकेश बोला, माँ तो बच्चों को माफ़ ही कर देती है। माँ, अब हमें साड़ियों का काम ही आता है, दूसरा धंधा कैसे करेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पर आ जाएंगे। महेश बोला। तीनों बहुओं की भी अकल ठिकाने आ गई। रजनी, रोहिणी और दीपा भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है। ललिता जी कहती हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम्हें सबको ऐसे तो माफ़ नहीं कर सकती हूँ। सज़ा तो दूंगी, तभी तो तुम दोनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ का ये भी फ़र्ज है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ को सज़ा देने का हक है, ताकि उससे बच्चों को सबक मिलता रहे। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे बच्चों ने भी देखा है। ऐसा करते हुए हो सकता है भविष्य में वो सब तुम्हें उसी दुर्व्यवहार के साथ रखें। इसलिए तुम सबको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। पैसों की कीमत भी समझना ज़रूरी है। तुम सबको पिता का जमा जमाया धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब कमरे पर ताले 1 साल बाद ही खुलेंगे। तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने दुकान पर आते रहोगे, जिससे तुम्हारा घर खर्च चलता रहेगा, और उसी में तुम घर चलाना शुरू करोगे। कुछ सैलरी देती रहूँगी। तीनों बच्चों को सजा देकर ललिता जी का अशांत मन अब शांत हुआ और वो आत्मसम्मान के साथ रहने लगी। पाठकों, माता पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को भगवान भी माफ़ नहीं करता। जिस माँ ने पाला, जन्म दिया, उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। आज के व्यस्त दौर में उनके लिए समय नहीं निकाल सको तो कम से कम उन्हें कड़वे बोल बोल कर उनका दिल भी मत दुखाओ।
इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलें।